तो आज के क्लास में हम लोग जो है देखेंगे रासायनिक बंधन के आधुनिक सिद्धांत। तो क्या है हम लोग को आज पढ़ना, तो आज हम लोग का सिलेबस जो है वो है रासायनिक बंधन के आधुनिक सिद्धांत। रासायनिक बंधन के आधुनिक सिद्धांत, यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी आधुनिक तरीके से रासायनिक बंधन कैसे बनता है। पहले जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो पहले पढ़े थे कि रासायनिक बंधन जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है या त्याग या ग्रहण से बनता है। लेकिन हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे इसमें कि कैसे रासायनिक बंधन बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रासायनिक बंधन के आधुनिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट सीखना है। कौन कौन, तो दो थ्योरी या दो कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। एक होता है संयोजकता बंधन सिद्धांत, संयोजकता बंधन सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तो जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको VBT लिखा जाता है। ठीक है, तो VBT भी याद रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको आप याद रख सकते हैं। दूसरा है यानी कि आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत, आणविक और बीटल सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको MOT कहा जाता है। दोनों ही यानी कि दोनों ही थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका यूज जो है आगे जब 12th में जाइएगा आप लोग तो वहाँ पर 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसका, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले जो है आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, तो आज सिर्फ हम लोग जो है सो VBT के बारे में देखेंगे, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो संयोजकता बंधन सिद्धांत। तो आज हम लोग समझने का क्या प्रयास करेंगे, तो संयोजकता बंधन सिद्धांत क्या होता है, नहीं कौन दिए थे, और इससे क्या क्या हमको जानकारी मिलती है, उस सब के बारे में आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये पहला हम लोग को समझना है कौन सा, तो संयोजकता बंधन सिद्धांत, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, VBT। दिया किसके द्वारा गया था ये जान लेते हैं थोड़ा सा पहले। तो संयोजकता बंधन सिद्धांत जो दिया गया था वो हिटलर तथा लंदन के द्वारा, किसके द्वारा, हिटलर तथा लंदन के द्वारा, नहीं यानी कि ये संयोजकता बंधन सिद्धांत हिटलर एंड लंदन के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। तो दिए थे कौन संयोजकता बंधन सिद्धांत, तो संयोजकता बंधन सिद्धांत हिटलर और लंदन दिए थे। लेकिन बाद में इसमें जो सुधार किया गया था, यानी कि कुछ कमियां रह गई थी, कुछ गलतियां थी, जिसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो उसमें सुधार किसके द्वारा किया गया, तो पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा। किसके द्वारा, तो पॉलिंग तथा स्लेटर के द्वारा। ठीक है, पॉलिंग एंड स्लेटर, नहीं तो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था, तो हिटलर और लंदन ने मिलकर के। और इसमें सुधार किसने किया, तो इसमें सुधार जो है पॉलिंग एंड स्लेटर ने किया, यानी कि संयोजकता बंधन सिद्धांत में जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो पॉलिंग तथा स्लेटर के द्वारा। अब जो है जानेंगे कि ये सिद्धांत जो है संयोजकता बंधन सिद्धांत कहता क्या है, नहीं क्योंकि ये क्या है, तो रासायनिक बंधन के आधुनिक सिद्धांत है, नहीं तो ये सिद्धांत कहता क्या है, तो ये सिद्धांत कहता है, यानी कि इसका जो पॉइंट सब है, जो कि नोट करने वाला सब है पॉइंट्स, नहीं किसका, तो संयोजकता बंधन सिद्धांत का। इसका पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट कहता है कि सहसंयोजक बंधन जो बनता है वो कैसे बनता है। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो सहसंयोजक बंधन जो बनता था वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता था, यानी कि पहले का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, और उसका वीडियो भी आपके YouTube पर क्या है, अपलोडेड है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम आप लोगों को यानी कि लेविस बिंदु संरचना लिखने के नियम बताए थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले के वीडियो में है कि
यानी कि सहसंयोजक बंधन जो बनता है वो कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ के आए हैं, लेकिन आज हम लोगों को क्या क्लियर करना है, तो रासायनिक बंधन के आधुनिक सिद्धांत के माध्यम से संयोजकता बंधन सिद्धांत के बारे में जानना है। तो पहले वाला कहता है कि सहसंयोजक बंधन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। लेकिन ये सिद्धांत क्या कहता है, तो ये सिद्धांत कहता है कि सहसंयोजक बंधन का जो निर्माण होता है वो संयोजी सेल के परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से होता है। किससे होता है, संयोजी सेल के परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, तो संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट यानी इस थ्योरी का पहला पॉइंट यही कहता है, संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। हम शुरू में भी इसको लिख सकते थे कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से होता है, लेकिन हमको मेन इसका कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कि वो होता क्या है और पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है। नहीं तो यानी कि जैसे आप लिखिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो नाइट्रोजन का 7 1s2 2s2 2p3, ये पहला कक्षा और ये दूसरा कक्षा। इसमें जो है दूसरा कक्षा क्या हो गया, बाहरी कक्षा, और बाहरी कक्षा को हम किस नाम से जानते हैं, तो संयोजी सेल के नाम से। और संयोजी सेल में अगर देखेंगे कौन कौन परमाणविक ऑर्बिटल उपस्थित है, यानी कि कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के परमाणु में बनाएंगे कक्षा, तो पहला और ये दूसरा, ये पहला कक्षा दूसरा कक्षा। पहला कक्षा में देखेंगे परमाणविक ऑर्बिटल तो है कौन, तो पहला कक्षा में परमाणविक ऑर्बिटल है s, और दूसरा में देखेंगे तो s तो है ही, s के साथ साथ कौन है, p। अब ये नाइट्रोजन के परमाणु में जो बाहरी कक्षा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, बाहरी कक्षा के नाम से। यही बाहरी कक्षा कौन सा सेल होता है, तो यही बाहरी कक्षा संयोजी सेल होता है। यही बाहरी कक्षा क्या होता है, संयोजी सेल होता है, जिसको कि हम इस चैप्टर को शुरुआत किए थे तो वहाँ पर खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब संयोजी सेल में पूछेगा, इसके संयोजी सेल में नहीं, संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल कौन कौन है, परमाणविक ऑर्बिटल कौन कौन है, तो आप कह सकते हैं s है और दूसरा क्या है, p है। नहीं तो संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल एक s और एक कौन है, तो p है। अब कहता है यही s और p क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। अतिव्यापन का अंग्रेजी होता है ओवरलैपिंग। ये होते क्या हैं, यानी कि परमाणविक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वही जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अतिव्यापन। नहीं, क्या कहलाती है, अतिव्यापन। अतिव्यापन मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को जो ढकेगा, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को जो ढकता है, नहीं, वही ढकना क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। जैसे कि मान लीजिए ये ढक्कन है मार्कर का और ये मार्कर है, हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये ढक्कन एक दूसरे के कुछ भाग को क्या किया, ढक दिया। यानी ढक्कन जो है इस मार्कर के कुछ भाग को क्या किया, तो ढक दिया। तो ये जो ढका है यही क्या कहलाता है, तो अतिव्यापन। इसी को क्या कहते हैं, अतिव्यापन या ओवरलैपिंग। अगर दो मार्कर को हम ऐसे खड़ा करके एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो दोनों मार्कर का कुछ न कुछ भाग एक दूसरे के कुछ न कुछ सतह को क्या करेगा, ढक देगा, एक दूसरे की सतह को ढकेगा। वही वाला भाग क्या कहलाएगा, तो ओवरलैप्ड पार्ट, यानी अतिव्यापित भाग। यानी वहाँ पर क्या हुआ है, तो एक मार्कर दूसरे मार्कर के कुछ भाग को क्या कर दिया है, ढक दिया है, नहीं ढक दिया है। तो पहला पॉइंट के अनुसार हम समझ सकते हैं कि सहसंयोजक बंधन जो बनता है वो कैसे बनता है, तो परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से। और कौन से परमाणविक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लेते हैं, तो वैसे परमाणविक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लेते हैं जो परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित रहते हैं।
अब जो है थोड़ा और आगे इसी पर हम लोग चलेंगे, ठीक है, जगह नहीं है, हम थोड़ा और आगे चलेंगे। तो संयोजी सेल के कौन से परमाणविक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लेते हैं, उसी को थोड़ा सा जानना है। यानी सब लेगा कि कोई है ऐसा जो अतिव्यापन में भाग लेगा। तो देखते हैं, जैसे कि आप ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाइएगा इसका एस का, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी बनाइएगा तो एस के पास एक ऑर्बिटल और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी का जब ऑर्बिटल डायग्राम, तो इसमें 3 ऑर्बिटल और तीनों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग पी एक्स, पी वाई और इसको पी जेड के नाम से जानते हैं। नहीं, अब जो है यहाँ पर क्या है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा में, यहाँ भी जोड़ा में, लेकिन यहाँ तीनों के तीनों ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। तो जो परमाणविक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वही परमाणविक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग ले सकता है। जिसमें युग्मित यानी कि जोड़ा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो अतिव्यापन में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन भी है कि हम एक नाइट्रोजन का परमाणु लिए नहीं, अब जो है दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु लेते हैं, तो उसका भी परमाणु संख्या 7, 1s2, 2s2 और 2p3, इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। एस के पास एक ऑर्बिटल, एस के पास एक और पी के पास 3 है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो कैंसिल हो गया कि इसका जो है ये दोनों परमाणविक ऑर्बिटल भले संयोजी सेल में है, लेकिन अतिव्यापन में भाग लेने नहीं जाएगा। लेकिन एक नाइट्रोजन के संयोजी सेल में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु इसी के साथ अतिव्यापन करना चाहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन किसमें होना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज। तभी ये दोनों के बीच अतिव्यापन हो सकता है, अन्यथा अतिव्यापन नहीं होगा। नहीं, तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है, या दूसरा पॉइंट क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, तो कहता है कि यदि किसी परमाणु, कहता है कि परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित वैसे परमाणविक ऑर्बिटल ही अतिव्यापन में भाग ले सकते हैं जिसमें क्या हो, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। नहीं, तो दूसरा पॉइंट में कह सकते हैं कि संयोजी सेल के वैसे ऑर्बिटल ही अति व्यापन में भाग ले सकते हैं जिसमें क्या हो, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। दूसरा यानी कि हम और एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो ऑक्सीजन का लिखिए 8, 1s2, 2s2, 2p4 और ऑर्बिटल डायग्राम एस के पास 1, एस के पास 1, पी के पास कितना, तो पी के पास 3। इसमें देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4। तो पहले एक एक करके भरेगा, उसके बाद जोड़ा लगेगा, ठीक है। अतिव्यापन में कौन भाग लेगा, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। कौन भाग नहीं लेगा, तो जिसमें युग्मित यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। भले यानी कि ये एस और पी वाला संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल है, लेकिन ये अतिव्यापन में भाग लेने नहीं जाएगा, ठीक है, ये अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा। और इसका तो छोड़ ही के चलेंगे, इसका तो पूरा साइड कर देंगे। काहे साइड कर देंगे, तो संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल ही किस में भाग लेने जाएगा, तो अतिव्यापन में। उसके बाद फ्लोरीन का लेते हैं, 9 होता है, 1s2, 2s2, 2p5। यहाँ पर एस के पास 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और चूंकि ये संयोजी सेल का है ही नहीं, तो ये अतिव्यापन में भाग लेने नहीं जाएगा। इसका बनाएंगे तो इसके पास भी 1 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 3 ऑर्बिटल पहले एक एक करके भरेगा, कुंड के नियमानुसार, फिर जोड़ा लगेगा।
तो संयोजी सेल का तो यही S और P वाला हुआ, तो संयोजी सेल का यही S और P वाला हुआ, तो इसमें से कौन जाएगा अतिव्यापन में भाग लेने के लिए? तो ये तो नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो अब अतिव्यापन में मान लीजिए भाग लेने आता है, तो जैसे कि नाइट्रोजन वाला हम देख रहे थे, तो नाइट्रोजन वाला में समझाए थे हम आपको कि दो ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के संयोजी सेल में जो ऑर्बिटल है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज, तब ये दोनों के बीच अतिव्यापन होगा, अदरवाइज अतिव्यापन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम इस यानी कि ये दोनों अगर अतिव्यापन में भाग लेने जाता है, नहीं दोनों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज, इसका एक ही अगर अतिव्यापन में भाग लेने जाता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक फ्लोरीन में क्लॉकवाइज तो दूसरे फ्लोरीन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये दोनों के बीच अतिव्यापन होगा, अदरवाइज अतिव्यापन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 3 क्या करता है, नहीं पॉइंट 3 क्या करता है, तो उसको हम लोग समझते हैं कि तीसरा पॉइंट हम लोग को क्या करता है। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि लगभग समान ओरिएंटेशन, यानी कि समान ओरिएंटेशन तथा समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों के बीच ही क्या होता है, तो बीच ही अतिव्यापन होता है। कहने का मतलब हुआ कि हम जो है S का S के साथ करा सकते हैं, S का P के साथ करा सकते हैं, लेकिन S का D या S का F के साथ अतिव्यापन नहीं करा सकते, संभव नहीं है। यानी कि जिसका ओरिएंटेशन भी समान हो और ऊर्जा भी लगभग समान हो, उसी के बीच अतिव्यापन होता है, सभी परमाणविक ऑर्बिटलों के बीच अतिव्यापन नहीं होता है। ये पॉइंट नंबर तीसरा है। अब क्या कहता है कि अतिव्यापन, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा, अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही मजबूत सहसंयोजक बंधन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो एक तो हो गया कि लगभग समान ओरिएंटेशन और ऊर्जा वालों के बीच ही अतिव्यापन होगा, और अगला पॉइंट क्या कहता है, तो अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा उतना ही मजबूत सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, तो लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में, किसी ऑर्बिटल कहने का मतलब संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसमें है, जोड़ा में, अगर उसकी भी इच्छा है कि हम भी अतिव्यापन में जाकर के क्या करें, भाग लें, तो वो कैसे अतिव्यापन में भाग लेगा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसके बारे में बताता है कि जोड़ा में जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो अगर अतिव्यापन में भाग लेना चाहता है तो पहले उसको एक्साइटेड स्टेट में जाकर के अयुग्मित होना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के अयुग्मित होना पड़ेगा, यानी सिंगल होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, अतिव्यापन में भाग ले सकता है, अदरवाइज अतिव्यापन में भाग नहीं ले सकता है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट यानी उत्तेजित अवस्था, और यानी जिसको कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग खूब अच्छे से समझ चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, पीछे वाले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आगे अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने बता दिया है कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि 5 पॉइंट क्या कहता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो भी अतिव्यापन में भाग लेना चाहता है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसके लिए क्या कहता है कि पहले तुम सिंगल हो, उसके बाद तुम क्या करना, अतिव्यापन में भाग लेने के लिए जाना। ठीक है, अतिव्यापन में भाग लेने के लिए जाना। तो ये तो था इससे, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट, नहीं जिसको एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ये पॉइंट था क्या, इसमें क्या क्या था। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित परमाणविक ऑर्बिटल क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जिसके द्वारा सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, तो कहता है कि एक परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित वैसे ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे परमाणु के संयोजी सेल में उपस्थित वैसे परमाणविक ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, लेकिन उसका रोटेशन जो है
यानी एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, मिलकर के क्या करते हैं, अति व्यापन करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि दूसरा पॉइंट कहता है कि ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है और दोनों अति व्यापन करना चाहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो ये अति व्यापन अगर इसके साथ करना चाहे तो इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तब ये दोनों के बीच क्या होगा, अति व्यापन होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तो लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणविक ऑर्बिटलों के बीच ही अति व्यापन होगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, तो चौथा पॉइंट कहता है अति व्यापन जितना ज्यादा होगा बंधन उतना ही मजबूत बनेगा। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि परमाणविक ऑर्बिटल में, किसी परमाणविक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये परमाणविक ऑर्बिटल भी अति व्यापन में भाग लेना चाहता है, तो पहले इसको जो है उत्तेजित अवस्था में जाकर के, उत्तेजित अवस्था में जाकर के पहले क्या होना होगा, सिंगल होना पड़ेगा, उसके बाद वो भी क्या कर सकता है, तो अति व्यापन में भाग ले सकता है। तो यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पॉइंट था, जिसको कि मैंने दोबारा रिकॉल करके आप लोगों को समझा दिया है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। और इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने के लिए हम लोग अब चलेंगे ओवरलैपिंग के तरफ, अति व्यापन के तरफ, कि ये होता क्या है, उसको समझने का प्रयास, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अति व्यापन। अति व्यापन जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ओवरलैपिंग कहते हैं। ये ओवरलैपिंग होता क्या है, नहीं तो सीधा आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक परमाणविक ऑर्बिटलों को आपस में जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अति व्यापन कहलाती है। यानी कि दो या दो से अधिक परमाणविक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो यही जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अति व्यापन। परमाणविक ऑर्बिटल होते कौन है, तो परमाणविक ऑर्बिटल होते हैं s, p, d और f, और यही परमाणविक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो जुड़ने की प्रक्रिया अति व्यापन कहलाती है। तो जुड़ना मतलब क्या है, आपस में जुड़ता नहीं है। यहाँ पर परमाणविक ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, अति व्यापित होता है या ओवरलैप होता है। और ओवरलैप का मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर, दूसरे ऑर्बिटल को ढकना। जैसे कि देखते होंगे कि बरसात के समय में क्या होता है कि दिन में जो है सो पूरा धूप खिला हुआ रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा बादल लग जाता है, और बादल लगने के कारण यानी कि सूर्य से आने वाली रोशनी को या सूर्य को वो क्या करते हैं, बादल तो ढक देते हैं, जिसके कारण पूरा अंधेरा हो जाता है। नहीं, तो बादल ने सूर्य को क्या किया, ढक दिया, जिसके कारण क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो यही जो ढक देता है, ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अति व्यापन कहलाती है। जैसे एक वस्तु के ऊपर आप दूसरा वस्तु अगर रख देते हैं, तो दूसरा वस्तु पहले वस्तु को क्या किया, ढक दिया, तो ढकना ही क्या कहलाता है, अति व्यापन कहलाता है। नहीं तो उसको ढकना कहिए या जुड़ना कहिए, तो जुड़ने की प्रक्रिया अति व्यापन। अब ये अति व्यापन जो होते हैं, अति व्यापन जिसको कि ओवरलैपिंग कहते हैं, ओवरलैपिंग ये दो प्रकार का होता है। नहीं, अति व्यापन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का है। एक होता है एक्सियल या इंड टू इंड, और एक होता है लैटेरल या साइड वाइज। नहीं, ओवरलैपिंग तो ओवरलैपिंग में परमाणविक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं या एक दूसरे को क्या करते हैं, ढकते हैं। तो एक्सियल या इंड टू इंड ओवरलैपिंग या लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग किसको कहते हैं, नहीं तो एक्सियल या इंड टू इंड, तो किनारे से जब जुड़ते हैं, नहीं किनारे से जब जुड़ेगा परमाणविक ऑर्बिटल, किनारे से जुड़ता है तो उसे एक्सियल या इंड टू इंड ओवरलैपिंग। और जब साइड से जुड़ता है, जब साइड से क्या होता है, जुड़ता है, तो उसको लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब इसको जो है हम लोग इस तरह समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए
ये 2 उंगली है और दोनों उंगली को हम एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं जोड़ने के लिए। दोनों उंगली को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो ये दोनों उंगली आपस में इस तरह आकर के क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये आपस में इस तरह आकर के जुड़े हैं, इसी को हम एक्सियल या इंड टू इंड ओवरलैपिंग कहते हैं। लेकिन इसी 2 उंगली को हम इस तरह एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं। तो इस तरह एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं तो ये दोनों उंगली आपस में इस प्रकार क्या होंगे, तो जुड़ेंगे। तो आपस में इस प्रकार जुड़ते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो परमाणविक ऑर्बिटल के केस में भी ऐसा ही होता है। अब जो है आगे थोड़ा सा देखते हैं इससे कि ये कितने टाइप का होता है नहीं तो, और इसमें परमाणविक ऑर्बिटल जुड़ते कैसे हैं। तो एक्सियल और इंड टू इंड या लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो कौन सा है, तो एक्सियल देखते हैं पहले। एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं, एक्सियल ओवरलैपिंग। इसमें एग्जांपल पहला में देखेंगे एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग नहीं, एस एस ओवरलैपिंग कैसे होता है, तो एस की आकृति गोलीय है, दूसरे भी एस की आकृति गोलीय है, दोनों को जोड़ना है। दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे, ओवरलैप कैसे करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के भाग को इस प्रकार क्या करेंगे, ढकेंगे नहीं या जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे तो इनका जो फाइनल यानी कि फिगर बनेगा, दोनों के जुड़ने के बाद जो हमको आकृति प्राप्त होगा वो आकृति किस तरह का होगा, तो वो आकृति जो है इस ढंग का होगा, ठीक है, वो आकृति इस ढंग का। और ये अंतराण्विक अक्ष होगा, ये क्या होगा, अंतराण्विक अक्ष। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग अंतराण्विक अक्ष के नाम से जानते हैं, अंतराण्विक अक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है, अंतराण्विक अक्ष के नाम से। अब यहाँ पर दोनों गोला के रूप में रहता है, दोनों एस ऑर्बिटल किस रूप में रहते हैं, तो गोला के रूप में। गोला को किसी भी तरफ से आप घुमा करके एक दूसरे के नज़दीक जोड़ने के लिए लाइएगा तो गोला आपस में जो है यानी कि किनारे से ही एक दूसरे को क्या करेगा, छुएगा, किनारे से ही एक दूसरे को छुएगा, टच करेगा, तो किनारे से ही एक दूसरे के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। तो किनारे से जब ये जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो एक्सियल या इंड टू इंड ओवरलैपिंग। अब इसके बारे में और क्या कह सकते हैं, तो दो यानी कि ये भी एस है, ये भी एस है, दोनों आपस में जुड़े या ओवरलैप किए, तो इस तरह ओवरलैप किए, इस तरह ओवरलैप करने के बाद दोनों के जुड़ने से या दोनों के ओवरलैप करने से जो आकृति बनी वो आकृति किस तरह की है, तो इस तरह की आकृति है, ठीक है, इस तरह की आकृति है। अब जो है एक तो एस एस में हम लोग देख लिए हैं, अब इसमें कुछ बातें हैं, पॉइंट है। जब ये दो परमाणविक ऑर्बिटल आपस में किनारे से जुड़ते हैं तो वहां पर जो है इन दोनों के बीच जो बंधन बनता है, दोनों जो आपस में जुड़ा तो दोनों के बीच जो बॉन्ड बना, बंधन बना, उस बंधन को हम सिग्मा बंधन कहते हैं। नहीं तो हम कह सकते हैं कि एक सिग्मा को 6 जैसे लिखा जाता है, सिग्मा बंधन का क्या होता है, निर्माण होता है। जब ये परमाणविक ऑर्बिटल क्या होगा, तो किनारे से जुड़ेगा तो उन दोनों परमाणविक ऑर्बिटल के बीच का जो बॉन्डिंग होगा, बंधन होगा, वो बंधन कौन सा बंधन होगा, तो सिग्मा बंधन होगा। कौन सा बंधन, सिग्मा बंधन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष पर रहता है, मतलब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, तो अक्ष पर रहते हैं। पूछेगा बताइए इस तरह का ऑर्बिटल बना, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, तो अंतराण्विक जो अक्ष है उसी अंतराण्विक अक्ष पर हमको इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मिलेगा। तो एक तो एसएस में हम लोग देख लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एसपी में इंड टू इंड ओवरलैपिंग कैसे होगा। नहीं तो एस गोल, पी डमरू के तरह, नहीं ये एस और ये पी, एस और पी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे या अतिव्यापन करेंगे। तो इसी तरह अब इनका जो फाइनल फिगर बनेगा जुड़ने के कारण,
तो ये जो होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं, तो लोब के नाम से। तो एक ये हो गया गोला और एक ये हो गया, दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा तो कैसा फिगर बन जाएगा, तो यहाँ पर जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह का नहीं। अब जो है ये हो गया अंतर आणविक अक्ष, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है अक्ष के चारों तरफ रहता है, अक्ष पर नहीं रहता है, अक्ष के चारों तरफ, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर दोनों जो जुड़े हैं वो कैसे जुड़े हैं, तो दोनों जो है किनारे से ही जुड़े हैं। आप इसको कितनों घुमा के ले जाइए, कितनों घुमा के ले जाइए, लेकिन ये जब भी जुड़ेंगे तो दोनों का किनारा ही जुड़ेगा। कैसे, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर आप ऐसे रखिए और यहाँ पर एस को ऐसे रखिए। तो हम बोले थे एक पॉइंट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब समझा रहे थे कि समान ओरिएंटेशन वाले परमाणविक ऑर्बिटलों के बीच ही क्या होता है, अतिव्यापन होता है। तो ओरिएंटेशन भी परमाणविक ऑर्बिटलों का सही सही होना चाहिए। तो सही सही का मतलब हुआ कि ई गोला है, तो इस गोला के आसपास पी वाला जब भी आएगा जुड़ने के लिए, तो उसका ये वाला जो भाग जिसको हम लोब के नाम से जानते हैं, वही लोब वाला भाग इस एस के गोला के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये वाला भाग यहाँ से जुड़े, या यहाँ से, 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 यानी कि ये भाग मिलेगा और ये भाग मिलेगा। तो दोनों भाग मिलेगा तो एक जो है सो बड़ा लोब बन जाएगा और एक क्या होगा, छोटा लोब बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पर दोनों परमाणविक ऑर्बिटल कैसे जुड़े हैं, तो किनारे से ही जुड़े हैं। तो और पॉइंट क्या होगा कि कह सकते हैं कि एक सिग्मा बंधन का निर्माण होता है। क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के चारों तरफ रहता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के कहाँ रहता है, तो चारों तरफ रहता है, यानी अक्ष पर नहीं रहता। इसमें अक्ष पर रहता था, इसमें अक्ष के चारों तरफ रहता है। तो ये किसके लिए हो गया, तो ये हो गया एसपी ओवरलैपिंग के लिए। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे किसका, तो इंड टू इंड या एक्सियल ओवरलैपिंग का, नहीं इंड टू इंड या एक्सियल ओवरलैपिंग का। तो तीसरा एग्जांपल है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है, तो यहाँ पर हमको किसका एग्जांपल देख रहे हैं, तो एक्सियल या इंड टू इंड का। तो अगर मान लो पी का तो इस तरह की आकृति होती है, तो दो पी के ऑर्बिटल इस तरह अगर जुड़ने आएंगे तो क्या इंड टू इंड या एक्सियल ओवरलैपिंग संभव है, तो नहीं संभव है। तो कैसे जुड़ना होगा, तो देखते हैं, यानी कि जुड़ना यहाँ पर किनारे से है। तो जुड़ना किनारे पर के किनारे से है, तो एगो एस का ऐसे, एगो पी का ऐसे, और दूसरे पी का भी ऑर्बिटल ऐसे ही आएगा जुड़ने के लिए, तब ये इंड टू इंड या एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता है। अब दोनों जुड़ेगा, दोनों जुड़ेगा तो कैसा बनेगा, तो फाइनल फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरह का फाइनल फिगर, ठीक है, कुछ इस तरह का। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लोब आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो दो लोब जुड़ेंगे तो एक बड़ा लोब बनेगा, और दोनों जो किनारे वाले लोब हैं वो छोटा का छोटा ही रह जाएंगे। अब ये अंतराण्विक अक्ष हो गया, क्या हो गया, अंतराण्विक अक्ष। यहाँ पर भी क्या होगा, तो एक सिग्मा बंधन का निर्माण होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष के कहाँ रहता है, तो अक्ष के चारों तरफ रहता है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या, कि जब भी दो परमाणविक ऑर्बिटल किनारे से जुड़ेगा तो वहां पर सिग्मा बंधन का क्या होगा, निर्माण होगा। अब एक और हम लोग को समझना है, वो क्या है, तो वो समझना है यानी कि सेकेंड वाला हमारा दूसरा था। तो दूसरा क्या था, तो दूसरा था लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें एक ही एग्जांपल नहीं, क्योंकि दो गोला लैटरल या साइड वाइज नहीं जुड़ सकता है, दो गोला लैटरली या साइड वाइज नहीं जुड़ सकता है। तो यहाँ किसका लेंगे एग्जांपल में, तो पीपी ओवरलैपिंग। आप पीपी ओवरलैपिंग लेंगे तो एक पी का ये ऑर्बिटल और दूसरे पी का ये ऑर्बिटल दोनों आपस में जुड़ेगा, तो फिगर जो बनेगा
कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, नहीं यानी कि इसका ये लोब इसके साथ, इसका ये लोब इसके साथ साइड से क्या हुआ, जुड़ गया, नहीं साइड से क्या हुआ, जुड़ गया। अब फाइनल फिगर जो बनेगा वो किस तरह का बनेगा, तो फाइनल फिगर जो है कुछ इस तरह का बनता है, नहीं फाइनल फिगर कुछ इस तरह का, और ये हो गया, यानी कि ये बीच से जो है टूट जाएगा और टूट करके दो लोग ऊपर और दो लोग नीचे मिलकर के इस तरह की आकृति का क्या करेंगे, तो निर्माण करेंगे। ये हो गया यानी कि नोडल प्लेन, इसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन के बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है उसी स्थान को परमाणविक ऑर्बिटल में किस नाम से जानते हैं, नोडल प्लेन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर परमाणविक ऑर्बिटल जो जुड़े हैं लेटरली या साइड वाइज, तो लेटरली या साइड वाइज जुड़ने से किसका निर्माण होता है, तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। उसके बाद यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व नोडल प्लेन के ऊपर तथा नीचे पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन नोडल प्लेन के ऊपर तथा नीचे रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन नोडल प्लेन के ऊपर तथा नीचे रहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा पाई इलेक्ट्रॉन का रहता कहाँ है, तो नोडल प्लेन के ऊपर और नीचे। नोडल प्लेन कहते किसको हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है उसी को नोडल प्लेन कहते हैं, और उसी को अंतराण्विक अक्ष भी कहते हैं, उसी को अंतराण्विक अक्ष भी कहते हैं। तो क्लियर है कि एक्सियल या इंड टू इंड ओवरलैपिंग क्या होता है, और उसके बाद लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होता है। नहीं, इसको हम लोग अच्छे से क्या किए हैं, तो समझ लिए। तो एक्सियल या इंड टू इंड ओवरलैपिंग में जब भी परमाणविक ऑर्बिटल जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, तो किनारे से, जब भी जुड़ेगा तो किनारे से। अब इसको एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं, अपने आप हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब आप लोग खुद बताइएगा यहाँ पर कि एक्सियल हुआ है या इंड टू इंड हुआ है, क्योंकि उसको हम समझा चुके हैं आप लोगों को कि एक्सियल और इंड टू इंड में कैसे जुड़ते हैं। तो यानी कि इंड टू इंड होगा तो दो परमाणविक ऑर्बिटल अगर उंगली को मान लेते हैं तो वो आपस में आकर के ऐसे जुड़ेगा तो एक्सियल या इंड टू इंड होगा। लेकिन दो परमाणविक ऑर्बिटल उंगली को मानते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ेगा तब उसको क्या कहेंगे, तो लेटरल या साइड वाइज। अब वही हम बोले हैं, रिकॉल करते हैं, एस है और दूसरा एस है, दोनों आपस में क्या करना चाहता है, जुड़ना चाहता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक गोला और ये दूसरा गोला, ये एक गोला और ये एक दूसरा गोला। अब दो गोला है तो आपस में दोनों गोला जब भी जुड़ेगा तो कैसे, किनारे से, यहाँ भी रखिएगा तो किनारे से ही, यहाँ भी रखिएगा किनारे से ही, यहाँ भी रखिएगा किनारे से ही, यहाँ भी रखिएगा किनारे से ही, यहाँ भी किनारे से। यानी दो गोला को आपस में आप कहीं से भी घुमा फिरा के कैसे भी जोड़िए, लेकिन वो हमेशा कैसे जुड़ेगा, तो किनारे से ही जुड़ेगा। नहीं तो किनारे से जब भी जुड़ेगा तो वहाँ पर किस तरह का ओवरलैपिंग होगा, तो इंड टू इंड। और इंड टू इंड या एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता कौन सा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब जो है यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक गोला है, नहीं, और इसके पास दो ऑर्बिटल आते हैं, एक इस तरह आते हैं जुड़ने के लिए, तो क्या ये आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, तो इनका ओरिएंटेशन समान नहीं है, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन एक एस का ये ऑर्बिटल और एक पी का ये ऑर्बिटल, दोनों आपस में जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं, तो जुड़ सकते हैं। ये वाला भाग गोला का कोई ना कोई किनारा ही क्या करेगा, कोई ना कोई किनारे से ही जुड़ेगा। ये वाला भाग जो है गोला के किसी न किसी किनारे से ही क्या होगा, जुड़ेगा। कैसे, तो जैसे गोला है, अब ये वाला भाग या तो किनारे से इस तरह जुड़ जाए, या 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 किनारे से इस तरह जुड़ जाए।
कहीं से भी जुड़ेगा तो वो किनारे से ही। जैसे दो गोला था तो ये गोला आपस में या तो यहाँ से जुड़े या यहाँ से जुड़े या यहाँ से जुड़े या यहाँ से जुड़े या यहाँ से जुड़े, कहीं ना कहीं से वो कैसे जुड़ेगा तो किनारे से ही जुड़ेगा। तो हम लोग रिकॉल कर रहे हैं किसके, तो ओवरलैपिंग के बारे में। अब जो है एक और दो पी बना लेते हैं, तो पी बना लेते हैं और दोनों इसी तरह आपस में एक दूसरे के नज़दीक जुड़ने के लिए आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पास इसी तरह जुड़ने के लिए आ रहा है, तो जुड़ेगा तो दोनों का यही वाला भाग जुड़ेगा, दूसरा कोई भाग तो नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नज़दीक कैसे आ रहा है, तो इस तरह आ रहा है नहीं। तो ये जो होगा यहाँ पर जो जुड़ेगा दोनों, तो ये दोनों का क्या जुड़ेगा, तो किनारा ही, तो किनारा जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, तो किनारा इस तरह ही जुड़ेगा। तो जब ये यानी कि इन टू इन ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड। लेकिन दो पाई को लाते हैं जोड़ने के लिए, तो जब भी जुड़ेगा इस दोनों का तो ये भाग और ये भाग ही आपस में जुड़ेगा। नहीं, आप जो है कितनों पीछे राउंड घुमा दीजिए, नहीं राउंड घुमा दीजिए, लेकिन किनारा ही जुड़ेगा। जैसे ये मार्कर है और दूसरा मार्कर को जोड़ेंगे तो या तो यहाँ से जुड़ेगा या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, तो ये जब भी जुड़ेगा तो साइड से ही जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, साइड से ही जुड़ेगा। तो जब ये साइड वाइज या लेटरल अतिव्यापन होगा तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा, पाई बॉन्ड। और पूछेगा कि क्या यहाँ एक्सियल या इंड टू इंड अतिव्यापन संभव है, तो दोनों परमाणविक ऑर्बिटल कभी भी किनारे से नहीं जुड़ेंगे, वो जब भी जुड़ेंगे तो लेटरली या साइड वाइज। कैसे जुड़ेंगे, लेटरली या साइड वाइज ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों के बीच अतिव्यापन होगा वो कौन सा, तो लेटरल या साइड वाइज। तो सिंपल है, दोनों गोला इंड टू इंड, एक गोला और एक पी इंड टू इंड, दोनों पी तो इंड टू इंड और दो पी तो यहाँ लेटरल और साइड वाइज। तो इतना ही हम लोगों को 11th के सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक के अनुसार जानना है। इतना हम लोग अच्छे से क्या किए हैं, समझ लिए हैं। और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो कॉन्सेप्ट था, और इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, उनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी अणु में कि यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है। जैसे मान लो CH4 है और कहे CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड है, ये हमको बताइए। तो ये सब सीखने के लिए इसका जो है सेकेंड वीडियो आएगा, पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहीं तक रहने देते हैं।